स्टेबिलिटी की, किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की। ध्यान सुनिएगा, बस ये एक थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप दिमाग ये लगाइए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर कोई भी सबशेल आपकी खाली है, कोई भी सबशेल क्या है? वैकेंट है। क्या है? वैकेंट। वैकेंट समझते हैं ना? वैकेंट मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा, ये एस है, एस के पास खाली पड़ा हुआ है, यानी इसको हम बोल दें S0। क्या बोल दें? या फिर हम ऐसे बोल दें P0, P भी खाली है, या हम बोल दें इसको क्या? D0। क्या बोल दें? D0। मेरी बात समझ में आ रही है? खाली पड़ा है। ठीक, अब आपको भी पता है अगर ये सारी सबशेल्स खाली पड़ी हैं तो इनमें कहीं भी रिपल्शन के चांस नहीं है। इनमें कहीं भी रिपल्शन का चांस नहीं है। पूछिए क्यों? रिपल्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या करता है? रिपेल करता है ना। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है किसी में भी, तो क्या रिपल्शन होगा? नहीं होगा ना। यानी ये शांति से बैठा रहेगा। क्या रहेगा? अपने स्टेट में एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो इस केस में कहा जाता है कि इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात अगर हम बात करें तो इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और जब कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये अपने आप में स्टेबल है। आप सोच के देखिए, अगर आप शांति से बैठे हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आप शांति से मेरी बात सुन रहे हो, आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं। अभी कोई उधर से उंगली कर रहा होता, डिस्टर्ब कर रहा होता, तो दिक्कत होती कि नहीं होती? तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपको देखना है सबशेल आपकी वैकेंट है, क्या है? तो अनएक्सेप्शनली कभी भी आंख बंद करके वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वो क्या होगा? आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि अगर आपको बताना है कि एक स्टेट ऐसी दी हुई है D0 वाली, ठीक है, तो D0 वाला 100% क्या होगा? स्टेबल। आई बात समझ में? अगली बात आती है, दूसरा केस ये आता है कि अगर आपकी जो सबसेल्स है ये प्रॉपरली हाफ फिल्ड है। क्या है? क्या है? हाफ फिल्ड। ठीक है, अब देखिए हाफ फिल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, हम डी सिस्टम का चलते हैं। ठीक, ये डी में कितनी ऑर्बिटल थी आपके पास? 5 ऑर्बिटल थी। पांचों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? फिल कर दिया। अब क्या है, ये पांचों कमरे अपने आप क्या है? फिल्ड हैं ना। अब जैसे जबरदस्ती वाली बात है, अगर मान लो हम छठा इलेक्ट्रॉन लाएंगे, क्या करेंगे? लाएंगे। तो अगर कोई जबरदस्ती वाला केस जब तक नहीं होगा तब तक क्या कोई अपने में एक इलेक्ट्रॉन को जगह देगा? तुम सोच के देखो, जो आराम से रह रहा है, क्या वो आसानी से सोचेगा कि लाओ हम किसी को, मान लो हमें एक इलेक्ट्रॉन लेके आना है, ठीक, अब वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कि इसके पास जाएगा, कि इसके पास जाएगा, कि इसके पास, कि इसके पास। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को लाते हैं पेयरिंग के लिए, किसके लिए? मान लो सारी के सारे इलेक्ट्रॉन अभी अनपेयर्ड हैं, और जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को लाते हैं पेयरिंग के लिए तो उस समय हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन नीट में आया है, कारण पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि है कि नहीं है, उसने पूछा है कारण क्या होता है। मेरी बात समझे? तो देखो एक्सचेंज एनर्जी का कितना ही मतलब है, इसको थोड़ा सा अपनी जगह पे क्या करना? एक्सचेंज करना। मैंने बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ रहा है तो वो क्या करेगा? अपने आप को एक्सचेंज करेगा, थोड़ा सा पोजीशन को शिफ्ट करेगा, तभी तो दूसरे को प्लेस देगा। देगा कि नहीं देगा? तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। अगर एक्सचेंज एनर्जी अच्छी खासी है, हाई है, तो उस केस में एक्सचेंज होना पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, तुम मार्केट जाओ और तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम्हें मार्केट से सामान खरीदना है 200 रुपए का, क्या तुम खरीद पाओगे? तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो सेम कहानी, एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक्सचेंज एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा। जो बेचारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास एनर्जी क्या है? कम है। तो क्या वो यहाँ एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जितना ज्यादा हाई एक्सचेंज एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्यों? कोई आ ही नहीं पाएगा। मैंने फिर वही सेम कहा, आप खरीद ही नहीं पाओगे 200 रुपए का सामान। ओके, तो सिमिलरली याद रखिएगा, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। इस केस में क्या होता है? एक्सचेंज एनर्जी। केस अलग अलग हैं, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है इसलिए चांस, यहाँ पे क्या है? हाई एक्सचेंज एनर्जी। तीसरी बात, साथ में देखो एक्सचेंज एनर्जी का एक कारण और है, सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री इन द सेंस, इन सब की स्पिन देखो जरा, क्या है? प्लस हाफ ऊपर है। देखो सारे के सारे की स्पिन कैसी है? प्लस हाफ है। आप जैसे कोई दूसरा लाओगे
वो क्या करेगा इसको, एक तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो उसके साथ एकदम उल्टा वाला काम करेगा। सोच के देखो, यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन लाए तो ये पेयर्ड हो गया, तो ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, इसकी पूरी स्पिन ही खत्म कर दे रहा है, इसकी पूरी स्पिन को क्या कर रहा है, खत्म कर दे रहा है ना। तो इसीलिए आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो दूसरा केस होता है हाफ फील्ड। क्या होता है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड हमेशा क्या होता है, स्टेबल। ठीक। तीसरी बात आती है फुल फील्ड। क्या आती है, फुल फील्ड। फुल फील्ड का केस क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास p ऑर्बिटल है, ओके, p में आपके फुल्ली इलेक्ट्रॉन फील्ड है। आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। p में कितने हो गए, 6 हो गए टोटल, होगा ना 6। अब बताइए क्या यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने या देने की, नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो स्टेबल क्या है, मतलब कि जब आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे या भरने चलेंगे तो अनएक्सेप्शनली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फुल्ली फील्ड भी स्टेबल होता है, या तो पूरा पूरा वैकेंट हो तब भी स्टेबल होता है, या तो क्या हो, हाफ फील्ड हो तब भी स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वैकेंट, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, वैकेंट। देन कौन होगा, फुली फील्ड। यहाँ चांस ही नहीं है, यहाँ मान लो हम जबरदस्ती एनर्जी और बढ़ा दें तो एक बार चांस बनता है डिस्टर्ब करने का, लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देन ये और देन ये। आपका क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 15 और ग्रुप 16, यहीं से सुनिएगा, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं जनरली उनकी हमने क्या पढ़ा है, आपने जब पढ़ा होगा थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हम बताते हैं। एक तो आपको पढ़ना है 15 और एक 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ओके। ध्यान सुनिए, आपने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पे आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव ना जनरली क्या होता है, बढ़ता है। ये तो सबने पढ़ा है। अब देखो एक्सेप्शन ऐसे ही अराइज होते हैं, यही पढ़ा है ना आपने कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, सही। लेकिन अगर हम बात करें फॉर ग्रुप 50, हम एग्जांपल लेके बात करते हैं फॉर नाइट्रोजन, किसकी बात कर लें, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, 1s2 होगा, 2s2 2p कितना आएगा, 3 आया ना। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p 4 आया ना, दिख रहा है कि नहीं। आप जरा ध्यान से देखिए, दिस इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड। देख लीजिए आप, नाइट्रोजन यानी ग्रुप 15 में ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। अगर ये हाफ फिल्ड है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, ना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा ना नया इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में बैठा हुआ है, सही। और आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है किसी भी एटम के उसके आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब आपको पता है, आप इसको एनर्जी देना चालू करो, ठीक। ये पहली बात तो ये स्टेबल है, तो ये आप देते रहोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तब शायद ये निकाल दे, वरना ये आसानी से नहीं निकालता। इसीलिए अब देखो ये एनर्जी यही तो है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, एनर्जी क्या जाती है, बहुत हाई। लेकिन इधर आ जाओ, कितना है इसके पास, पहली बात तो ना ये हाफ फील्ड है, ना ये फुल फील्ड है, ना ये जीरो वाला है ना। आपको पता है इसको आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो, ठीक, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्या बचेगा, P3। और आपको पता है P3 क्या है, ज्यादा स्टेबल, सही। तो ये कम स्टेबल से कहां भाग गया, ज्यादा स्टेबल की तरफ गया कि नहीं गया। तो ये क्या करता है, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है फॉर द स्टेबिलिटी पर्पज, जबकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करता है। इसीलिए ये एक्सेप्शन अराइज होता है। इन जनरल केस आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है, बट फॉर ग्रुप 15 स्पेशली फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, p सबशेल, हाफ फिल्ड p सबशेल।
आई बात समझ में? तो आप विद रीजन पढ़िए, आपको सब समझ आएगा। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, इसीलिए आपने पढ़ा है जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, पढ़ा है ना, स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है उनकी आउटर मोस्ट शेल क्या है, पूरी पूरी फुली फिल्ड है, तो वो स्टेबल है। आई बात समझ में? तो बस इतनी चीजें थी, और इतने से आप कोशिश करिए, पहले क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए, वरना डाउट तो हमेशा बना रहेगा। मैं फिर कह रही हूँ, आप जितना पढ़ोगे उतना डाउट है, ये सच है। एक स्टेटमेंट थी, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। और आपको पता है जितना कंफ्यूजन आएगा आप उतना एनालाइज करना सीख जाओगे। आप कंफ्यूज होइए, कोई गलत बात नहीं है, एग्जाम में मत होइए। आपको यहाँ जितना कंफ्यूज होना है आप हो लीजिए, क्योंकि आपका वही कंफ्यूजन सॉल्यूशन बन जाएगा। और एग्जाम के दिन तुम डायरेक्ट जा रहे हो एकदम प्रैक्टिकल करने, यहाँ पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो, तब गलत बात है। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। डालिए चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, और एनसीईआरटी को लिए एकदम बेसिक से बात करेंगे हम लोग। कुछ चीजें आप दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन करिए, आपको भी हम क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, ठीक है, आपको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लगाया नहीं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, किसका पार्ट है? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएगा, हाँ आएगा जरूर, ठीक है। चलिए, नाम में ही लिखा हुआ है टेम्परेचर, क्या लिखा है? टेम्परेचर लिखा हुआ है। और टेम्परेचर आप कैसे निकालते हो? किसी भी चीज को आप कहते हो हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, उसका सिर्फ एक कारण है, दैट इज एनर्जी, और कोई भी कारण नहीं है, सिर्फ क्या है? एनर्जी। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आप काम कर रहे हो वो भी क्या है? एनर्जी। आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो वो भी क्या है? एनर्जी। बेसिकली देखा जाए तो जनरली क्या होता है, सारी की सारी एनर्जी और उसके फॉर्म्स की स्टडी, एनर्जी और उसके सारे फॉर्म्स की स्टडी ही क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। बस, क्या और कुछ नहीं है। जितनी एनर्जी है, अभी आप इसी में पढ़ोगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सो ऑन, पता नहीं कितनी एनर्जी पढ़ोगे तुम लोग, टाइप ऑफ। तो बस कुछ नहीं करना है, जितनी भी एनर्जी है और उनके क्या टाइप्स और उनका वर्क ही क्या कहलाता है आपका? थर्मोडायनेमिक्स। अब बात आती है, ये आपका जो है आपका फिजिक्स एज वेल एज केम, दोनों में आपकी टॉपिक है, ठीक। फिर भी बहुत बड़ा अंतर है साइन का, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में एकदम साइन उल्टे हो जाते हैं, उसका रीजन कोई बता सकता है? हाँ, कारण तो जहां पूछ लो वहीं सब गिरे पड़े रहते हैं, कोई कारण बताए मुझे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हम मान लो केमिस्ट्री में वर्क डन नेगेटिव आता है, तो फिजिक्स में वर्क डन क्या आता है? पॉजिटिव। का है रीजन? कोई बताएगा कारण? लो, कारण से तुम लोग क्यों दूर भागते हो? और जिस दिन कारण के साथ कोई भी चीज पढ़ने लगे, मैं गारंटेड कहती हूँ तुम्हारा एक क्वेश्चन ही गलत होगा। सिली मिस्टेक अलग बात है, ह्यूमन एरर अलग बात है, वो कभी भी हो सकती है। इधर सुनिए ध्यान से मेरी बात। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको किसी सिस्टम पे ऑब्जर्वेशन करना होगा ना। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, ठीक, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड लिया, एसिड में आपने क्या डाल दिया? मेटल डाल दिया, आपको हाइड्रोजन गैस दिखी, पक्का दिखती कि नहीं? जो हमने अभी तक बोला रिएक्शन, उसमें हाइड्रोजन गैस दिखती कि नहीं? अच्छा एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, तो ये टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है ना। लाइम वाटर सुने आप लोग? लाइम वाटर, हाँ, क्या होता है फॉर्मूला? लाइम वाटर का फॉर्मूला बता दीजिए आप मुझे। लाइम वाटर पूछ रहे, क्लास 10th का बच्चा बता देगा, बताओ। दिस इज द लेवल ऑफ केमिस्ट्री। तो कैसे आएगी केमिस्ट्री बताओ? थोड़ा बहुत मैथ सीखोगे तो रिएक्शन चली जाएगी, कंपाउंड चला जाएगा, कंपाउंड सीखोगे तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। लाइम वाटर का फॉर्मूला आप लोग नहीं बता रहे, बताइए क्या होता है? कोई एक बता दे हमको लाइम वाटर का फॉर्मूला।
अच्छा वो भी छोड़ दो, पानी में नमक का घोलना एक सॉल्यूशन बनता है ना, यही NaCl नमक। पानी में जब घोलते हैं उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है बताइए। अब बताओ, अच्छा अगर ये 10th का क्वेश्चन है, अगर नीट वाले ये क्वेश्चन डाल दें तो क्या गलती है उसमें, तो क्या गलत बात है बताओ। उन्होंने तो कह दिया ना कि आपके सिर्फ 12 तक का आएगा। हाँ सी बोलते रहो। OH2 ये वाला कि होल ट्वाइस, ये क्या था, ये है क्या, हाँ सही, ये लाइम वाटर है। यही तो है ना व्हाइट वॉशिंग के लिए वो चूना लाते हैं, CaO। चूना क्या होता है, CO ना, और साथ में क्या मिला देते हैं, पानी मिलाते हैं, तो यही तो बनता है। और इसी को क्या यूज करते हैं हम व्हाइट वॉशिंग में ना। चूना जो बेसिकली चूना होता है, POP नहीं, चूना प्रॉपरली चूना जो कपड़े वपड़े में लग जाता है वो अलग चूना, वो यही है। अच्छा बाद में वो लेयर वाइज टूटता क्यों है, ये सब क्वेश्चन है। जैसे आपने चूने से एक पेंटिंग कर दी, थोड़े दिन बाद वो लेयर वाइज पपड़ी पपड़ी से निकलता चूना, ऐसा क्यों, क्या, हाँ बोलो, हिम्मत से बोलो यार, बोलो, लो हिम्मत ही चली गई, इतना बोल दिया तो बताइए। वो लेयर लेयर निकलता है ना चूना, क्यों, लोग कुछ कोई बोलना चाह रहे हैं, अंदर ही रखे हुए हैं, बोलो एक बार। हाइड्रोजन निकल जाता तो सिर्फ ये बचता है। हाँ भैया सुनो ध्यान से, जब आप व्हाइट वॉश कर देते हो, इसके बाद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2, क्या प्रेजेंट है, और ये CO2 इससे रिएक्शन करके क्या बनाती है, CaCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट, और वही कैल्शियम कार्बोनेट लेयर वाइज टूटती है पपड़ी। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड के हैं, मैं बता दूं। और तुम लोग इतनी इज्जत मेंटेन रखो कि जब नीट वालों ने कह दिया है आपका 12 तक का ही आएगा, उससे ऊपर नहीं देंगे वो, लेकिन 12th में वो 9 10th भी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, मुंह बनाए बैठे रहना वहीं पे, पता नहीं क्या बक रहे हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी, और हम लोग थोड़ी ना पढ़ाएंगे। अब बताओ हम तुम्हें 11 12 का इतना ज्यादा कंटेंट है वो पढ़ाएं कि ये पढ़ाएं बैठ करके। ये टेस्ट है, ये किसका टेस्ट है, CO2 का टेस्ट भी है ना। ये कैसा हो जाता है, मिल्की। जब हम लाइम वाटर से CO2 गैस पास कराते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। और जब एक्सेस ऑफ CO2 पास कराते हैं तब, आप में एक टॉपिक आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, देखा नीट में कि नहीं, एनालिटिकल केमिस्ट्री समझते हैं कि नहीं, वो प्रैक्टिकल वाली केमिस्ट्री, लैब वाली, और यही तो है लैब वाली, CO2 का टेस्ट, NO2 का टेस्ट। NO2 का कलर कैसा होता है, आधे तो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, हम फिर दोबारा पूछते हैं, सब खत्म, वो भी खत्म हो जाता है। NO2 का कलर, कलर कैसा होता है, जाके 10th क्लास वाली केमिस्ट्री पढ़ के आओ, वरना इतना मारे जाओगे तुम लोग, कसम से बता रहे। 10th क्लास की एक बार बुक ऐसे क्विक रिवीजन कर जाओ जा करके, वरना अच्छा नहीं है। इधर NO2 का कलर ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, टेस्ट है ये, नाइट्रेट का टेस्ट है। अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कैसी गैस निकलती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स, धुआं। बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत। मुझे ये बताओ, हम जो पूछ रहे थे अगला क्वेश्चन, पहला तो ये कि जब हमने लाइम वाटर से CO2 पास कराया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जबरदस्ती इसमें और CO2 पास कराई जा रही हूँ, एक्सेस ऑफ CO2, अब क्या होगा कहानी। अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 पास करा रहे तो क्या होगा, हम बताओ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पहुंच गए। यही होता है केमिस्ट्री के साथ, यही होता है। अगर आप और CO2 गैस पास कराएंगे तो कुछ समय बाद आपका जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगा। मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CaHCO3 का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का,
जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। ध्यान से सुनना, नमक की बात है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए कैसा दिख रहा है? मिल्क जैसा। पीपीटी सुने हो? पीपीटी, प्रेसिपिटेट, वो सॉल्युबल नहीं होता ना, नीचे बैठ जाता है पीपीटी। तो ये कहानी मिल्की, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। ये भी क्वेश्चन आए, इनमें से कौन सा कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं होता? पूछ लेना, जाके पढ़ लेना, 4 ऑप्शन रहता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी पानी में नहीं घुलता है। ओके, अगली बात, जब आप जबरदस्ती इसमें और CO2 गैस पास कराते हैं, क्या कराते हैं? और CO2 गैस पास कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। किसमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। और उस समय आपकी जो कहानी है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए ये मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? गायब। सोच के देखो, जब वो घुल गया तो मिल्क जैसा नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? ये बताओ, तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, ये जो स्टेटमेंट आता है ऐसे क्वेश्चन, व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस गिव्स इतना ऑफ दिस, तो आप बताइए ये कितना यूज हुआ? बिना रिएक्शन के तुम लोग कर कैसे लेते हो? खाली मैथ ही पे फोकस हो क्या मोल में, कि मोल पढ़ लिए? आता है ना ऐसे कि पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया गया इतने प्रेशर पे, अगर 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हमने हीट किया तो बताइए कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी? कैसे निकालते हो? निकाल नहीं पाओगे, गारंटी दे रहे हैं। अभी हमको बोल दें, अभी बोल दें, हम दे रहे हैं सामने इस क्वेश्चन। ठीक, लिखो क्वेश्चन, लिखो। ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, लिखो। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ बताओ, क्या हो जाएगा? तो नीचे बैठ जाएगा ना। अगर शांत हो जाएगा, ध्यान सुनो, तो फिर तुम व्हाइट वॉशिंग में कहाँ यूज कर पाओगे? क्या खोलता हुआ चूना कोई लगाता है? ये गलत कॉन्सेप्ट है। मेरी बात ध्यान सुनो, आपकी बात ठीक है, मैं मान लेती हूँ। ये रिएक्शन क्या हो गया? इधर सुनिए, जब आपका रिएक्शन ये होता है CO प्लस H2O, ध्यान सुनिएगा, ये जब रिएक्शन होती है तो आपका बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस साथ में निकलती हीट। क्या निकलती है? क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्सोथर्मिक। ओके, ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है ना, कोई दिक्कत? अब ये बन गया, ये वही है बना हुआ सॉल्ट लिक्विड फॉर्म में, ठीक। अब आप इसको रख दीजिए थोड़ी देर बाद, भाई आपको पता है जब ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी, जैसे देखो तुरंत आपने डाला, रिएक्शन चल रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिएक्शन क्या हो जाए? 100% कंप्लीट। 100% कंप्लीट होने का मतलब है ये 100% कन्वर्ट हो गया ना। बोलिए, अब तो रिएक्शन होगा नहीं। अब ये जितना हीट निकलनी थी हीट निकल चुकी है, थोड़ी देर बाद हीट कहाँ भाग जाएगी? बाहर भाग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा कि नहीं? और फिर इसी का यूज हम करते हैं किसमें? व्हाइट वॉश में। आई बात समझ में? फर्दर क्या होता है, आपने व्हाइट वॉश कर दिया, क्या कर दिया? व्हाइट वॉश कर दिया। अब यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस मिली? CO2। क्या मिली? तो आपका देखो क्या हुआ, रिएक्शन बन गई CaCO3 प्लस H2, पानी निकल गया। आपने देखा भी है थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, व्हाइट वॉश के बाद लिक्विड अपने आप जनरेट होता है, मॉइस्चर आता है कि नहीं? दिस इज द रीजन। इस रिएक्शन में क्या जनरेट हुआ? पानी। ओके, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट सूखने के बाद लेयर बनाता है। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब फिर मेरा मन जबरदस्ती वाली बात है, हमने क्या किया, वापस से CO2, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो CO2 है ही अमाउंट में, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पे अब 3 चीजें हो गई, क्या क्या हुआ? कार्बोनेट, साथ में वाटर, और क्या मिल रहा है? CO2। ये तीनों आप क्या एडिशन करेंगी? क्या करेंगी? एडिशन, और आपका मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब आप जब पानी डालोगे तो आपको पता है ये पानी में घुलता हुआ चला आएगा, क्योंकि ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल। ये कहानी होती है पूरे प्रोसेस में, यहां पे हम लोग रोक देते हैं। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कभी भी चूने के बाद, पुताई करने के बाद कौन सा आदमी है जो पानी से धुलता है? चला जाएगा, पूरा चूना गिर जाएगा ना। होता है यही कि नहीं होता है?
तो कारण है, इसी पानी से बचाने के लिए नए नए पेंट्स आ गए, प्लास्टिक पेंट, एशियन पेंट, कहते हैं ना, सब केमिस्ट्री है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। अभी आपसे मैं पूछूं कि पेंट में ऐसा कौन सा केमिकल होता है कि वो पानी रेजिस्टेंट होता है, तुम नहीं बताओगे, नहीं बताओ, बताओ। हमें पता है क्योंकि तुम इंटरेस्ट नहीं रखते ना उस लेवल का। तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज है, नीट में सिलेक्शन हो जाए, बट डॉक्टर बन जाए, वो भी केवल दिखावे के लिए, डॉक्टर बन जाए बस। तुम्हें पता है, अभी जाके उठा के देखिए मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री, 149 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में फेल हुए हैं। यहां से तो किसी तरह निपटते निपटते पहुंच गए, बैक लगी पड़ी है। ऐसे हम देखो, हम थोड़ा सा लकी इसलिए कहेंगे अपने आप को, हमारे एक टीचर थे जो डॉक्टर थे। जैसे होता है ना जूलॉजी बॉटनी आपने पढ़ा है ना, तो हमने थोड़ा 1 साल केवल कोचिंग करी थी, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से। नवोदय विद्यालय आप जानते होंगे, नवोदय विद्यालय में कहने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एज सो जैसे आप लोग पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़ते थे। तो हमने 1 साल कोचिंग की थी। हमको जो पढ़ने का तरीका सिखाया वो डॉक्टर ने सिखाया, किसी टीचर ने नहीं सिखाया। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये तरीका सिर्फ डॉक्टर का है। आप कनेक्शन लाइए, चेन बनाइए। अगर चेन नहीं आएगा तो आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। आप रटिए बैठ के, कितने क्वेश्चन रटेंगे आप भाई, नहीं रट पाएंगे ना। तो एक क्वेश्चन मैं बता दूं, एमबीबीएस लास्ट ईयर की कहानी। लास्ट ईयर मतलब 5 साल का पहले एमबीबीएस होता था ना, ये 15 की बात है। एक बच्चा था वो 14 ईयर से उसी कॉलेज में फेल हो रहा था, लास्ट ईयर पास आउट नहीं हो पा रहा था। फिर क्या रीजन था, अभी तुम उसका आईक्यू समझ जाओगे। उसका प्रैक्टिकल का उन्होंने एग्जाम्पल बताया, एक जेंट्स आए थे प्रैक्टिकल लेने डॉक्टर, और दूसरा वो बच्चा गया। अब बच्चा क्या बोलेंगे, जो 14 साल से मेडिकल कॉलेज में फेल हो रहा है वो कहेगा बच्चा, ठीक है, गया लेक्चर। उन्होंने कहा बताइए, ये सामने एक ऑर्गन रखा क्रॉस सेक्शन करके, और उन्होंने कहा बताइए क्या है, ठीक है। अब वो एकदम चुप। चलो, जैसे एग्जामिनर को ये पसंद नहीं होता कि आप चुप रहिए, आप गलत बोलिए, एक बार कुछ बोलिए तो। आपने भी एग्जामिनर दिया होगा, एग्जामिनेशन दिया होगा प्रैक्टिकल। कुछ लोग मूर्ख बन जाते हैं, ना बोलेंगे, बातें खत्म कर दो, ना गलत ना सही। कुछ लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए हमेशा, गलत बोलिए कोई बात नहीं। अब उसने लगा कि शायद बच्चा, ये जो भी रीजन रहा, उसने हिंट दिया। उसने कहा ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, मतलब डॉक्टर ने, जो एचओडी थे, उन्होंने हिंट दिया कि ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास, आप बताइए क्या आंसर है। देन ही इज सेइंग ब्रेन, उसका आंसर था दिमाग। वो गुस्सा हो गया, उसने फेल कर दिया वापस से। तुम्हारे पास तो सच में दिमाग नहीं है, और सामने जो एचओडी आया तुम उसको भी ये कह रहे हो कि दिमाग नहीं है। आप सोचो पहले का आंसर कि तुम्हारे पास, हम तुम्हें हिंट कर रहे हैं कि ना तुम्हारे पास ना मेरे पास, अब तुम आंसर दे रहे हो ब्रेन। इसका मतलब क्या है, सच में तुम्हारे पास तो नहीं है। और वो एक्चुअली में आंसर था, उसका ओवरी रखा था, ओवरी का क्रॉस सेक्शन रखा था। तो मेल्स में ओवरी नहीं होती है, उसने हिंट यही दिया था कि ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। अब इतने पे इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि कोई फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकता है। तो आंसर सुनो तुम ब्रेन। अब ऐसे लोग मेडिकल कॉलेज में क्या डॉक्टर बनने लायक है? तो वही वाली स्थिति तुम लोग की चल रही है, एक फ्लो में जो दे दिया जाए, बस पढ़ते रहो, करते रहो। मैं 1000 बार कह रही हूँ, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरोसा करो, वही तुम्हें एग्जाम में बैठाएंगे सही सही, ठीक है। हम नहीं आएंगे एग्जाम में, आप जाइए पीवाईक्यू इतना लगा लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन मत छोड़िए, प्रीवियस ईयर मत छोड़िए। अगर आप केमिस्ट्री में फुल नंबर ना ले आए तो आप बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लीजिए, आप हम लोग करके दिखाएंगे। लिखिए 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग, लिखिए क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग, पोटेशियम क्लोरेट on heating gives the amount of O2 in liters, the amount of O2 in liters। लगाइए जाके आप क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन रटे हैं, पूरा मुंह पे रखे हुए हैं, बताएं हम तुम्हें, इतना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके, आप करके दिखाइएगा, कोई गूगल नहीं करेगा, मैं फिर कह रही हूँ, खुद के दिमाग का यूज करिएगा, ना हो देन हम मिलेंगे, ठीक। इधर आइए, हम लोग बात करते थे थर्मोडायनेमिक्स की। हमारा क्वेश्चन ये था कि हम क्यों साइन कन्वेंशन पलटते रहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो उसका सिर्फ एक रीजन है, ध्यान सुनिएगा। जब आप किसी भी सिस्टम पे स्टडी करेंगे,
क्या आप सिस्टम पे पहले ऑब्जर्वेशन बनाएंगे ना, तो उसी पार्ट को तो हम लोग सिस्टम बोलते हैं जो पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। केमिस्ट्री में जैसे टेस्ट ट्यूब मैंने बताया अभी, इतनी कहानी बता गए रिएक्शन वाली, तो वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है। किसके अंदर है? ऑब्जर्वेशन। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। क्या बोलते हैं? उतने पार्ट को छोड़ करके कुछ भी है, उतने पार्ट को छोड़ करके बाहर कुछ भी है, वो सब आपका क्या होगा? सराउंडिंग। क्या होगा? सराउंडिंग। होगा कि नहीं होगा? बताइए। अब आपको पता है अगर हम सराउंडिंग और सिस्टम को इंक्लूड कर दें तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाता है? यूनिवर्स। क्या बनेगा? इतनी तो चीजें हैं आपके पास, बोलिए। तो आप पहले केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, जिस पे आप स्टडी करेंगे वो क्या होगा? सिस्टम। सिस्टम के अलावा सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। सब कुछ सराउंडिंग है। अगर मैं सिस्टम हूं तो मेरे कारण आप लोग क्या है? अभी सराउंडिंग है। अंडरस्टैंड? जिस पे केवल स्टडी होगी बस वो सिस्टमों का ध्यान रखिएगा। ठीक। अब दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाता है? यूनिवर्स। सही। आपको दिख रहा है साफ साफ कि सिस्टम और सराउंडिंग का कुछ ऐसी चीज है जो क्या कर रही है? अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। कर रही ना? इसी वॉल को या सिस्टम को हम बोलते हैं, मतलब इस पार्ट को हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि बाउंड्री कितने टाइप की होती है? ठीक। तो सबसे पहले तो एक वो बाउंड्री होगी जो आपको दिखेगी, रिजिड। आप इस कमरे में बैठे हैं, उस क्लासरूम को इस क्लासरूम को कौन अलग कर रहा है? रिजिड बाउंड्री। देखिए दीवार है कि नहीं है? ठीक है। चाय है, चाय कप में क्या रखी हुई है? चाय। आपको पता है ऊपर का सरफेस खुला हुआ है ना? वो कप क्या है? सिस्टम, जिसके अंदर चाय है, और बाहर क्या है? सराउंडिंग। तो आपको पता है वो हीट धीरे धीरे क्या जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है, तभी तो चाय ठंडी हो जा रही है। बोलिए। तो क्या जरूरी है कि हमेशा जो वॉल है वो क्या रिजिड हो? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे दीवार नहीं है तो आप बाउंड्री नहीं है, तो उस समय आप बाउंड्री को समझेंगे कि बाउंड्री कैसी है? इमेजिनरी। कैसी है? मतलब बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और क्या हो सकती है? इमेजिनरी। क्लियर? व्हाट इज बाउंड्री? जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे? अलग अलग सेपरेट करे ना। तो बाउंड्री आपकी कैसी हो सकती है? रियल भी होगी और इमेजिनरी होगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बैलून है, बैलून। ठीक। बैलून में क्या भरा हुआ है? गैस। सही। उसकी जो बाउंड्री है वो रिजिड है कि फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल। मतलब बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। देखिए रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, और दिस इज ओनली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं आते, मैं अभी बता दूं, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ठीक। ये रिजिड भी हो सकती है और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं? बोलिए। बैलून की बाउंड्री कैसी है? फ्लेक्सिबल। अब आती है नेक्स्ट बात कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी कुछ सिस्टम्स, टाइप ऑफ सिस्टम, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सबकी बाउंड्री होती है। जैसे एक सिस्टम होता है एडियाबैटिक। क्या होता है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की खासियत ये है कि हीट चेंज जीरो होता है। अगर किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ध्यान सुनिएगा, क्या हो? हीट चेंज क्या हो? जीरो हो। मतलब सिस्टम ने कहा ना हम हीट लेंगे ना हम हीट देंगे, तो उस समय जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक बाउंड्री। आप अच्छा दूसरी चीज आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल। क्या पढ़ा है? आइसोथर्मल। कोई मुझे ये बताएगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंस? इसमें क्या है? कुछ भी चेंज हो बट टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। क्या है? टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो हमने हीट ले लिया, मान लो हमने क्या कर लिया? हीट ले लिया, तो हम काम कर लें। अगर हमने एक हीट लिया उतना हम क्या कर लें? काम कर लें। तो हीट एक तरफ से आई और दूसरी तरफ से हीट चली गई, काम के फॉर्म में गई कि नहीं गई? तो कुल मिला के टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को भी जो मेजर करने के लिए मेन कहानी आती है वो आती है इंटरनल एनर्जी। क्या आती है? आपकी इंटरनल एनर्जी। मतलब जिस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। तो वहां पे क्या होगी? इंसुलेटिंग बाउंड्री। कैसी बाउंड्री होगी? आप थर्मस देखें, कोई भी आप बता सकते हैं कि जो इंसुलेटिंग बॉडी क्या परमानेंट 100% आइडियल है?
फिजिक्स ने ये बात पहले ही कह दी है और केमिस्ट्री भी यही कहती है, रियल कुछ और होता है और आइडियल कुछ। आइडियल सिर्फ पढ़ने की बात है, आइडियल क्या है? कहने के लिए आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये आइडियल बात है सही, और रियल बात 10% भी नहीं पढ़ रहे हैं, यही रियल बात है। सेम आप पढ़ते हो ना राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, सब कुछ पढ़ते हो, आइडियल गैस इक्वेशन, सब कुछ आइडियल नहीं है, आइडियल कुछ है ही नहीं। आइडियल का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए, आइडियल का मतलब क्या है? ऐसा होना चाहिए जो उस बात को फॉलो करे, आइडियल लेकिन कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये आपकी हो गई बाउंड्री। आई बात समझ में कि नहीं? एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी सबके पास है ना आज, तो ओपन करिए फटाक से। ओपन करिए एनसीईआरटी। ठीक, सिस्टम सराउंडिंग यही दिया हुआ है, इतनी बात क्लियर है अभी? ओके, अब आ जाइए। अच्छा हाँ, फिजिक्स वाली बात कर रहे थे ना हम लोग, क्यों साइन बदलता है। बेटा आप फिजिक्स में मशीन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? मशीन ही तो पढ़ते हो, और मशीन हमेशा काम करती है, क्योंकि आप अगर एसी लगाओगे तो आप एसी को ठंडा नहीं करोगे, एसी क्या करेगी? कमरे को ठंडा करेगी ना, मतलब काम हमेशा कौन करेगा? सिस्टम। कौन करेगा भाई? आप ध्यान सुनो, फिर से ध्यान सुन लेना, मैंने अभी बताया जिस पे ऑब्जर्वेशन होगा वो सिस्टम होगा, तो फिजिक्स में जो काम करेगा वो सिस्टम होगा, बस इतना ही अंतर है। देखो दोनों में अंतर है, इधर आप काम कर रहे हो भाई, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम नहीं मिलाया तो क्या आपको हाइड्रोजन गैस दिखेगी? तो इधर हम काम मतलब सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है ना, तब हमें चीजें ऑब्जर्व होती हैं। ओके, लेकिन इन फिजिक्स का हाल क्या है? काम कौन करता है? सिस्टम काम करता है, इसीलिए हमेशा साइन क्या हो जाता है? उल्टा। आपने पढ़ा भी है, जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो काम पॉजिटिव होता है, सही, और जब सिस्टम हम पे काम करता है, इन केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी, हम सिस्टम पे काम करेंगे तो काम कैसा आएगा? पॉजिटिव, और सिस्टम काम करेगा तो फिजिक्स में सोचो, काम करने वाला हमेशा कौन है? तो उसका काम कैसा होगा? नेगेटिव ही तो आएगा। इसीलिए साइन हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं मेन, तो ध्यान रखिएगा दोनों में बहुत अंतर है। वहां पे सिस्टम ऑलरेडी हमेशा सिस्टम ही वर्किंग होता है। मैंने फिर कहा, आप एसी को ठंडा करने नहीं जाएंगे, एसी आपके कमरे को ठंडा करेगा। अगर कोई करता हो तो बता दे, हमें तो नहीं लगता। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यही कारण है, आपका साइन हमेशा क्या होता है? चेंज। आप अच्छा है केमिस्ट्री का पढ़ लीजिए और फिजिक्स का उल्टा कर दीजिएगा, बस फॉर्मूला नहीं बदलता है, फॉर्मूला वही रहता है, लॉ वही रहता है, बस वही कैरनॉट इंजन वगैरह आ जाता है थोड़ा सा, और सब कुछ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेम, सेकेंड लॉ सेम, थर्ड लॉ सेम। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री, बाउंड्री आपकी रियल है, इमेजिनरी, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक है, जैसा काम होगा वैसी बाउंड्री होगी। ठीक, अगली बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम की। किसकी बात करें? टाइप ऑफ सिस्टम। नाम में ही मैंने पहले बताया, एक हो गया ओपन, क्या हो गया? ओपन। दूसरा क्या हो गया? क्लोज्ड। तीसरा आइसोलेटेड, क्या है? आइसोलेटेड। मेरी बात ध्यान रखिए, ओपन का मतलब एकदम खुला हुआ रखा है, यानी कि क्या गायब हो जाए? मास भी चला जाए और एनर्जी भी चली जाए। एग्जाम्पल, फ्राइडान पे पानी गर्म करिए, नीचे से आप हीट दे रहे हैं, आप 2 घंटे पानी चढ़ा दीजिए, देखिए फ्राइडान खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, या दूध चढ़ा दीजिए जल जाएगा, होता है ना। कहने का मतलब, अच्छा ओपन है ना, क्या हो रहा है? मास भी चला गया और एनर्जी, मतलब जहां पे सराउंडिंग से मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, वो सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। ठीक, आप एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और कुछ खास है नहीं, जहां पे मास और एनर्जी दोनों का क्या हो? एक्सचेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। दूसरी बात, क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम? क्लोज। क्लोज में मास नहीं जाएगा, बंद कर दिया आपने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बंद कर दिया तो एनर्जी नहीं जाएगी। खाने को आप बंद करके टिफिन में रखिए, खाना ठंडा हो जाता है,
क्या होता है? मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज होगा? एनर्जी का। मास का एक्सचेंज नहीं होगा। तीसरा, दोनों का एक्सचेंज ना हो, ना तो मास का और ना तो एनर्जी का एक्सचेंज, नॉट पॉसिबल। एक्सचेंज नॉट पॉसिबल। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरी बात ध्यान सुनिए। पहली बात तो ये वाला केस एकदम आइडियल वाली बात हो गई। ये लास्ट वाला जो केस है वो कैसा है? आइडियल। पॉसिबिलिटी है नहीं, 100% तो नहीं पॉसिबिलिटी है। चलो फिर भी तुम्हारी बुक में इसका एग्जांपल दिया है थर्मस। क्या दिया है? थर्मस। थर्मो वाली जो बॉटल्स आप लोग लेते हैं उसमें कहता यही ना कि ठंडा ठंडा रखेगा, गरम गरम रखेगा। कितने घंटे रखता है? बैकअप बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हो गया, एक बहुत अच्छी कंपनी बना देगी 10 घंटे ना, 24 घंटे भी नहीं रख सकता वो। और कह क्या रहा है सिस्टम? मास और एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही नहीं। तब तो हमें लगता है तुम एक बार गर्म पानी रखो, पूरी जिंदगी गर्म पानी रहना चाहिए। सही बात? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आप जानिए अभी आधी चीजें गलत पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर और एक्सटेंड किया जाए तो बहुत गलतियां हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया दिस इज आइडियल केस। कौन सा केस है? जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो आइडियल है, बस ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि ये बात पहले ही साइंटिस्टों ने कह दिया है, कोई भी मशीन 100% इफिशिएंट नहीं होती है ना। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? किसी भी मशीन की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? जैसे मैं कुछ पूछती हूँ बस सब पूरी क्लास में सन्नाटा आ जाता है। कितना अच्छा लगा था सुनने में। हमने एक बात बोला कि कोई भी चीज, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये दिमाग में कनेक्ट हो रहा है कि हाँ सही बात है। आप पानी रखिए भाई, 24 घंटे भी नहीं ठंडा रहेगा। वो कह क्या रहा है कि ठंडा रहना चाहिए या गर्म रहना चाहिए, लेकिन है नहीं। सही? कोई बताएगा एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? नहीं पता? इफिशियंसी एक्चुअली में होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, बस और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल, हमने इस पंखे को 100 वोल्ट एनर्जी सप्लाई करी। कितनी सप्लाई करी? अब ये काम भी कितना कर दे? 100 वोल्ट का कर दे? हो ही नहीं सकता। कुछ तो हीट के फॉर्म में लॉस होता है ना सराउंडिंग में। ये आपने भी पढ़ा है, पंखा या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चलते चलते हीट हो जाती हैं ना। एक एग्जांपल सिंपल सा कि मैंने आपको क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसको मैंने सप्लाई कर दिया क्या? 100 वोल्ट। सही? अब अगर 100 वोल्ट सप्लाई किया, यानी इनपुट इसका क्या है? इनपुट यही तो होता है, 100 वोल्ट है, तो ये काम भी कैसा कर दे? 100 वोल्ट का। अगर ये 100 वोल्ट का काम कर देता है, इसका मतलब इसको मैंने जितनी एनर्जी दी उतना इसने पूरा एनर्जी का काम कर दिया। सही? तो देखो ये आउटपुट हो गया ना। अब बताइए, काम करने की क्षमता ही तो इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी क्या होती है? काम करने की क्षमता। तो इसका यही तो हुआ, आउटपुट अपॉन इनपुट। परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो इनटू 100। सही? आउटपुट कितना है इसका? 100। वो भी कितना है? 100 इंटू 100 काट दिया तो कितना आ गया? 100%। यानी ये डिवाइस कैसी है? 100% एफिशिएंट है सही कि गलत? अभी तो है ना अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन इन रियलिटी में ये डिवाइस जनरेट करेगी हीटिंग इफेक्ट। क्या जनरेट करेगी? हीटिंग इफेक्ट। और मान लो इसने 10 वोल्ट लॉस कर दिया। 10 वोल्ट क्या कर दिया? तो ये बचा कितना? अब बताओ काम कितना हो रहा है? तो एफिशिएंसी 90 अपॉन 100 इंटू 100 मतलब 90%। क्या है? तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम तुम्हें चाहे जितना पढ़ा लें, हम तुम्हें 100% इनपुट देंगे। अब ये बेइज्जती वाला देखो लगेगा अभी, ठीक? तुम्हारी इफिशियंसी 100% वाली है ही नहीं, किसी की नहीं है, हमारी भी नहीं है। जैसे जब हम पढ़ते हैं ना तो हम सोचे कि हम 100% गेन करते हैं, बिल्कुल अलग बात है, ये कहने की बात है। इफिशियंसी लेकिन बढ़ाई जाती है। इफिशियंसी अगर आप 90% से ऊपर कर लीजिए देन यू आर वेरी बेस्ट।
समझ में आ रही बात? तो हम तो तुमसे नहीं कह रहे हैं कि तुम 100% एफिशिएंट हो जाओ, लेकिन 90% हो जाओ। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आता है, हम बता दें कहाँ कहाँ से। ट्रांसफार्मर हो गया, एसी जब आप पढ़ते हो ना, उन सब में ये सब क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे। इफिशियंसी बताइए, ये सब एंड सो ऑन जो भी है। तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा पूरा इसी पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। ठीक, अब हमको कुछ पढ़ना है टर्म्स, ठीक है, कुछ हमको पढ़ने टर्म्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें सबसे पहला टर्म होता है आपका स्टेट फंक्शन। क्या है? स्टेट फंक्शन। फंक्शन मतलब कुछ चीजें, आपको कुछ क्राइटेरिया पढ़ना है जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिसाइड करें। किसको डिसाइड करें? ये सिस्टम के क्या डिसाइड करती हैं? स्टेट को। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। आपको पता है किसी भी स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, तो जो सिस्टम के स्टेट को डिसाइड करे उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, ठीक है। जनरली ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, अभी बताते हैं कैसे। इधर देखो, प्रेशर आपने पढ़ा था ना, सॉलिड का प्रेशर कैसा होता है? हाई, लिक्विड का कम, गैस का एकदम कम। टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब पढ़ा था कि नहीं? तो देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड सो ऑन, ये सब क्या डिसाइड करते हैं किसी का? स्टेट ही तो डिसाइड करते हैं। अगली चीजें होती हैं, अगला स्टेटमेंट है पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन। ठीक, पाथ फंक्शन वो फंक्शन होता है जो डिपेंड करता है कि किस पाथ को फॉलो करके आपने कोई काम किया है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं वर्क ना, वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ा है। फोर्स को जब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से, तो हमें क्या मिलता था? वर्क। भैया ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ ही तो है। आप अपने घर से चले, ठीक, एक शॉर्टकट रास्ते से आ रहा है, उसका पाथ अलग है। कोई लंबे रास्ते से आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अलग है। तो जो जितने भी फंक्शंस हैं जो किसको फॉलो करते हैं? पाथ को। क्या बोला हमने? जो पाथ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? पाथ फंक्शन। क्या कहलाएंगे? पाथ फंक्शन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो किसी के स्टेट को डिसाइड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप चाहे जिधर से गैस को ले आइए। ठीक, दूसरा, पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे, किस डिस्टेंस को आपने फॉलो किया है। हीट, क्यू, क्यू भी क्या है? पाथ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्क का ही फॉर्म है। किसका फॉर्म है? वर्क का। तो आपके एनसीईआरटी में शायद ये शब्द लिखे हुए हैं, मिले क्या आप लोग को? जरा पहला पेज खोलिए, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज ओपन करिए। फर्स्ट पेज पर आ जाइए, नीचे सेकेंड पेज पे आइए, देखिए लिखा है, लिखा है स्टेट ऑफ द सिस्टम। सेकेंड पेज पे देखिए, देखिए लिखा है स्टेट फंक्शन। मिला? नीचे सब दिया है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, दिख रहा है कि नहीं? मिला कि नहीं? ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। किस पे? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगला, यहाँ पे तुम्हारे में वैसे पाथ फंक्शन दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस पे डिपेंड करता है वो? पाथ पे। अभी आएगा, जहां भी आए, जहां पे भी कोई चीज डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, वो क्या कहलाएगी? पाथ फंक्शन। दो चीजें ध्यान रखिएगा, क्या क्या? एक वर्क डन और एक हीट, आपका काम हो जाएगा। एक वर्क डन और एक हीट, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? पाथ फंक्शन। इतनी बात क्लियर है? बोलिए। 2 मिनट आपने जितना पढ़ा उतना रिवाइज कर जाइए पहले। अब रिवाइज करे कहाँ से? लिखा तो है नहीं किसी ने, नहीं लिखा ना? एनसीईआरटी से रिवाइज करिए, एनसीईआरटी लेके आइए, एनसीईआरटी सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी रिवाइज करिए, 2 मिनट आप एनसीईआरटी से रिवाइज करिए, 2 मिनट जल्दी से। आपको जिस दिन किताब पढ़ना आ जाएगा उस दिन आपका काम हो जाएगा, और हम नोट्स दे देंगे, ग्रुप पे सेंड कर देंगे। अभी करिए पहले। जल्दी करिए, जल्दी।
देख लीजिए 2 मिनट पे हम बताते हैं। हो गया? मतलब 4 लाइन पढ़ने पे समझ आ रहा है? इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। मैंने फिर कहा स्टार्ट करो, 10 दिन लगेगा, समझ आने लगेगा। ठीक, जहां से आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे वहीं से आपकी भलाई है, वरना आप बैठे रहेंगे। फिर इधर सुनिए, हमको पढ़ना है कुछ सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? एक्सटेंसिव। और दूसरी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास पे डिपेंड करें। किस पे डिपेंड करें? मास पे। चलो मुझे एक बात बताओ, जितने टाइप की एनर्जी है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ना, कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? ना, पक्का? हाँ या ना? मेरा एक क्वेश्चन है, मोल जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव? देखिए, ये मास पे डिपेंड करे जितनी भी चीजें, वो क्या कहलाएंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, आप ऑल टाइप ऑफ एनर्जी लिखिए पहले। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी बताइए हमें पहले। एक तो ये एग्जाम्पल में हो गया। दूसरा मैंने आपसे पूछा है मोल, ये मैंने आपसे पूछा है, पहले आप मोल बताइए। मोल एक्सटेंसिव में आया कि इंटेंसिव में? हाँ, मोल किस में आएगा? एक्सटेंसिव में। क्यों भाई? जब आप मोल निकालते हो तो गिवन मास अपॉन मोलर वेट, तो अगर गिवन वेट ज्यादा है आपका तो मोल भी क्या कर जाएगा? चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मास चेंज तो प्रॉपर्टी चेंज। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, सब कुछ क्या है? इंथैल्पी भी एनर्जी है। जितनी भी एनर्जी है सब किस में आएगी? एक्सटेंसिव में। आई बात समझ में? वो प्रॉपर्टी जो मास पे क्या हो? इंडिपेंडेंट। मास पे क्या हो? इंडिपेंडेंट, वो आपकी क्या कहलाएगी? इंटेंसिव। एक पॉइंट है आपका पूछा गया है कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम रेशियो निकालते हैं, क्या करते हैं? जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का हम क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं, उस समय आपको मिलता हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान सुन लीजिएगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या देता है? इंटेंसिव। उसका कारण हम बताते हैं, ध्यान सुनिए। आपको पता है अगर ये एक्सटेंसिव है तो इसमें भी कहीं ना कहीं मास होगा, होगा ना? और इसमें भी क्या होगा? मास होगा। सही, ये मास और ये मास कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया? मास पे इंडिपेंडेंट ही तो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ नीट का, मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन कैसी प्रॉपर्टी है? और अगर इंसान देखता नहीं तो उसको सबसे पहले मोल देख करके लगता है एक्सटेंसिव। ये गलती होती है। जैसे आपको तो ये लग रहा है ना मोल फ्रैक्शन, आप मास पे तो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग, लेकिन आपको भी पता है 2 मोल का रेशियो ही तो है मोल फ्रैक्शन। 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, मोल ही मोल तो है, दोनों कैंसिल आउट, एक्सटेंसिव एंसिव क्या बन गया? इंटेंसिव। तो ये किसके अंदर आता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोलर हीट कैपेसिटी बताइए। आप लोग जल्दी से बताइए, मोलर हीट कैपेसिटी पहला, दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीसरा हीट कैपेसिटी। सुन लीजिए, आप लोग मुझे बताएंगे इसमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव। लगाइए दिमाग, लगाइए जरा। अभी मैं पक्का बता रही हूँ, आधे लोग को यही नहीं पता कि होता क्या है। कि पता है सबको? बताइए, जब आप जानेंगे, यही तो क्वेश्चन है आपका, 4 जगह से कनेक्ट करके एक क्वेश्चन। बताइए, एक तो मोलर हीट कैपेसिटी, दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीसरा हीट कैपेसिटी। इनमें से आपको ये बताना है
कि कौन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले आप एक्सटेंसिव बताइए। आप बताओ, तुम एक्सटेंसिव इंटेंसिव रट के चले जाओ डिफिनेशन, और एग्जाम में तो वो पूछेगा ही नहीं। एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा, और पूछता है जिसने पीवाईक्यू अभी लगाया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको आइडिया लग गया कि मैंने यहाँ कितने क्वेश्चन बताए हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, फेल होइए, पास होइए, क्या करिए वो आप जानिए। 14 साल फेल होइए, आंसर ब्रेन दीजिए या दिमाग दीजिए, जो आपका मन करे वो करिए, लेकिन सिलेक्शन। हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और ये दोनों इंटेंसिव। वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोग लॉजिक पे पहुंच गए। ठीक, देखो मोलर होता है 1 मोल के लिए। जब 1 मोल फिक्स हो गया तो अब मास चेंज नहीं होगा। 1 मोल का मास फिक्स है। अगर 1 मोल CO2 है, इसका मतलब उसका मास क्या है? 44 ग्राम। मास फिक्स, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, मास कांस्टेंट हो गया ना। 1 मोल मतलब मास कांस्टेंट, ये बात सबको पता है ना। 1 मोल CO2 का मास कितना होता है बेटा? 44 यूनिट या ग्राम लेते हो ना, यानी वो मास फिक्स हो गया। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है? 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, किसके लिए? वो 1 ग्राम भी क्या हो गया? फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जब हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ता है वो क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी ना। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। यही तो होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए जितना हीट क्या करनी पड़ती है? सप्लाई करनी पड़ती है, वो क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी। अगर यहीं पे स्पेसिफिक लग जाता तो बस कुछ नहीं करते, नीचे क्या आ जाता? मास आता ना 1 ग्राम के लिए। तो थोड़ा दिमाग से कनेक्ट करके तब पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं। ठीक, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन से बेनिफिट मिलेगा। इतने में कोई डाउट है? अब आती है बात घूम फिर के इंटरनल एनर्जी पे। किस पे आती है? इंटरनल एनर्जी। तो देखो ध्यान से, आपको पता है अगर ये एक सिस्टम है, क्या है? हम जो भी कहानी पढ़ेंगे सिस्टम की पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम है। अगर कोई सिस्टम है तो उसका अपना कुछ ना कुछ अमाउंट की हीट एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, या मान लेते नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो मान लेते हैं एनर्जी क्या है उसकी खुद की 0 है। अगला केस, या तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी भी, नॉट इक्वल टू 0। यही तो पॉसिबिलिटी है। बोलिए, आपको ही पता है अगर लिविंग बॉडी है तो उसके लिए एनर्जी होगी जरूर ना। और ये एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है? हम इस केस को नहीं मानते हैं, हम इस केस को मानते हैं कि एनर्जी कुछ ना कुछ जरूर होगी, 0 कभी भी नहीं होगी। पूछो क्यों? आपने एक चीज और पढ़ा है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, सब कुछ बना है किससे? एटम से बना है ना। एटम क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं ना, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। सही, उसकी वजह से रोटेशन की वजह से कुछ ना कुछ क्या आ गई? रोटेटरी एनर्जी आई, मोशन आया, एनर्जी आई कि नहीं आई? तो चाहे वाइब्रेट करें चाहे रोटेट करें, और अगर रुके हुए भी हैं तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला के एनर्जी है। इसीलिए जब आप बैठे हो यहाँ सिस्टम पे तो आपके पास अभी भी एनर्जी है ना। एक डेड बॉडी में भी एनर्जी होती है, बस दिक्कत ये है कि वो एनर्जी कहाँ की होती है? सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल्स की। वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है आपको जिंदा चलाने के लिए, इसीलिए आदमी क्या होता है? डेड। आई बात समझ में? कुल मिला के एनर्जी एक ही कारण नहीं है, एनर्जी के बहुत सारे कारण हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक, अब दूसरी बात, एक तो इसकी जो इसने जो अपने अंदर किसी भी कारणवश जो एनर्जी स्टोर कर रखी है वही एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब आंतरिक ऊर्जा ना।
आप कोई काम मत करो, आप सो रहे हो, तो क्या आपके अंदर एनर्जी नहीं होती? होती है ना? कि सोते वक्त एनर्जी नहीं होती? बहुत होती है। सोने के बाद देखो, और आपको पता है सोते वक्त भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म वर्क चलता रहता है, तो उस समय भी अगर आप 4 दिन 10 दिन बिना खाए सो रहे हो तब भी गलत बात है। आप खा पी के सोइए, क्योंकि काम बॉडी तो करेगी ना, अंदर वाले ऑर्गन्स। आपको क्या लगता है हम पड़े हैं बिस्तर पर, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ना खाओ ना पियो, बस रेस्ट कर रहे हैं? वो रेस्ट नहीं होता है, आप अपने साथ नुकसान कर रहे होते हैं। आप रेस्ट करिए, खा पी के रेस्ट करिए। आप रेस्ट मोड में हैं, आपके ऑर्गन्स रेस्टिंग मोड में नहीं है। और अगर आपको जबरदस्ती करना है तो आप करिए, वो खराब हो जाएंगे धीरे धीरे ऑर्गन। आपकी तरह ऑर्गन भी आलसी हो जाएंगे, और जिस दिन आपका दिल आलसी हो गया, बस अब तुम समझ जाओ कि क्या होगा, है ना? हार्ट रुक गया तो काम खत्म हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया तो खत्म हो गया सब। इसलिए तुम ही आलसी नहीं, ये सोचो कि अगर तुम्हारे अंदर जो लोग हैं अगर वो क्या हो जाए, आलसी हो जाए, तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुल मिला के कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है, और वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। किसी भी बॉडी के अंदर अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो उसने छिपा के रखी है इंटरनली, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। सही। अब बात करते हैं इस इंटरनल एनर्जी को डिस्टर्ब करने वाले कारक, कॉज क्या क्या है। पहला कॉज तो ये है कि 2 चीजें, या तो आप इसके ऊपर वर्क कर दीजिए, जैसे तुम्हें खाना ना दिया जाए और झाड़ू पोछा करा लिया जाए सोचो, तो चलो झाड़ू पोछा तुमसे कराया जा रहा है, ये तो गलत हो गया। या तो सिस्टम से काम करा लिया जाए, तुमसे काम करा गया मतलब सिस्टम से काम कराया गया। या तुम्हारे ऊपर कोई लेके 2-4 डंडा बरसा रहा है तो तुम्हारे ऊपर काम कर दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? 2 चीजें हैं, एक तो सिस्टम पे काम करना और एक सिस्टम का काम करना, और सिस्टम खुद काम कर रहा है। 2 ही तो पॉसिबिलिटी है। ध्यान सुनिएगा, दोनों ही केस में काम हो रहा है। काम का मतलब एनर्जी का चेंज हो रहा है। एनर्जी का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? भाई देखो, अगर तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, इसका मतलब तुमको एनर्जी दी जा रही है। इसीलिए तो मैंने कहा था यहाँ पे एनर्जी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। और जब तुम काम कर रही हो मतलब सिस्टम काम कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कोई दिक्कत इतने में? बताइए। नेक्स्ट बात, एक तो ये काम के कारण हो गया। अगला, हम डायरेक्टली हीट सप्लाई कर दें। क्या कर दें? हम काम ना कराएं या करा भी रहे हैं साथ में, क्या सप्लाई कर दें, हीट। या तो हीट यहां से दे दे तो प्लस में, या तो हीट निकाल दें माइनस में। बनाना केस। इन दोनों कारणों के कारण ही आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, इफेक्ट पड़ेगा ना। एग्जाम्पल, मेरे पास 10 जूल एनर्जी है अभी, ये मेरी इंटरनल एनर्जी है। कितनी है? 10 जूल है, राइट। हमारे ऊपर कोई आया या हमने खाना खा लिया, उस खाने से हमको एनर्जी मिल गई 10 जूल की, और हो गई। अब मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 20 जूल हुई। बदली कि नहीं बदली? या देखो, डायरेक्ट आदमी को जला या हीट तो नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में खड़ा कर दिया जाए धूप में, बस पता चल जाएगा। जैसे तुम सोचो कि लाओ नीचे से माचिस लाके थोड़ा हीट कर दे, नहीं कर सकते। कोई हीट किया अपने आप को, जल जाओगे। लेकिन आपके पास सबसे बेस्ट तरीका, आप ठंडियों में कहाँ लेते हैं, धूप लेते हैं ना। इसके मतलब कुछ आपको हीट तो मिलती है, मिलती ना, तो आपकी एनर्जी चेंज हुई। अब बात सुनिएगा, ह्यूमन बॉडी की हीट इंटरनल एनर्जी कभी नहीं बदलती। ये बात पता है कि नहीं? जब तक आपको बुखार ना हो, आप चाहे थर्मामीटर लगा लीजिए, चाहे ठंडी में चाहे गर्मी में, आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। टेम्परेचर मतलब फिक्स होने के कारण हीट आपकी सेम है ना। केवल कंडीशन क्या है, बुखार, फीवर आ जाए ना, फीवर आ जाए या बॉडी ठंडी हो जाए। ठंडी होने वाला समझते हो? फीवर आना अच्छी बात है, ठीक है, आ गया अच्छी बात है। बॉडी ठंडा होना बहुत बुरी बात है। आपने देखा होगा केस, 2 चीजें होती हैं, बीपी हाई होना अच्छी बात है, अच्छी नहीं है मतलब इन द सेंस फिर भी बॉडी के लिए। बीपी लो होना बहुत खराब बात है। जो चीज लो हो रही है, लो में चांसेस बचने के कम होते हैं, मैं अभी बता दूं। हाई में
ओवरकम करने का चांस ज्यादा होता है। ये बात पता है आपको कि नहीं? अभी तुम लोगों का कभी बीपी लो हुआ है? नहीं हुआ? अच्छा, दिमाग ही नहीं लगाना तो काहे बीपी लो होगा, काहे कुछ करो ही ना, प्रेशर वाले सारे काम छोड़ दो, चाहे जो है बॉडी मेंटेन रहनी चाहिए, दैट्स इट, कुछ नहीं लेना। ऐसा बच्चे कहते हैं आजकल, बहुत कूल बनते हैं ना बच्चे एकदम, हम लोग बस ठीक है छोड़ो, नहीं होगा ऊपर से क्या करना है, नहीं बनेंगे डॉक्टर, बस इससे अलग क्या करना है, बॉडी तो सही सलामत है, एटलीस्ट बॉडी रहनी चाहिए। ओके, तो ध्यान, ये सब के कारण है। आज जब पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम, सर आपको पढ़ाएंगे, उसमें सब कुछ दिया है, क्यों बुखार आता है, क्यों ठंडी बॉडी हो जाती है, सब कारण दिया है। वरना बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, तो ह्यूमन बॉडी मत पढ़िएगा, और सबकी हम बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। पर तू कह दो मैम ने तो बताया था कि हीट करने पे टेम्परेचर बदल जाता है, अब बायो वाला टीचर आए वो कहे कौन मैम बताई थी, कुछ भी उल्टा सीधा बता के चली जाती है। तो ह्यूमन बॉडी की बात नहीं हो रही है, उसका एक शब्द भी होता है इसके लिए, कोई बताएगा? ह्यूमन बॉडी और पीएच टेम्परेचर सब मेंटेन रहता है, उसके लिए एक शब्द बताइए। ये है बायोलॉजी। सब दावा करते हैं बायो तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं देखी हूँ 11-12 तक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बायो, क्यों? कुछ तो आता है, कुछ तो लिखाएंगे, और नीट में आते ही लो बायोलॉजी का असली दर्शन, जो रियल दर्शन है बायोलॉजी का, आप करके दिखाओ। छोड़ो, स्टिल आप पता करिएगा, ढूंढिएगा, ठीक है। बायो बेटा एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो, वरना तुम्हें कोई सेलेक्ट नहीं करा पाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, कोई सेलेक्ट नहीं करा पाएगा, और तुम फिर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगले साल यहीं बैठे मिलो, हम देखो ये कह नहीं रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब ये ना हो कि अगले साल फिर ऐसा चेहरा दिखाओ वही बैठ करके। जाके एनसीईआरटी को पढ़ना चालू कर दीजिए, बायोलॉजी, एक एक लाइन से क्वेश्चन कहाँ बनता है, फ्रेम होता है, पीवाईक्यू और काम, सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लोग का दिमाग बहुत अच्छा है, मैं लखनऊ में पढ़ाती हूँ, मैं देख रही हूँ आप लोग का दिमाग ज्यादा अच्छा है, ये सच बात है। अब सोच रही मैम जबरदस्ती चढ़ा रही है ऊपर, नहीं, इंग्लिश छोड़ दो तो आप लोग का ब्रेन सच में अच्छा है। वहां जानते हो क्या होता है, जो पढ़ा दो सब ठीक है, पढ़ना ही नहीं है, अमीर घर के बिगड़ी हुई औलादें, पढ़ना ही नहीं है, बता दिए आप तो ठीक, नहीं बताए कोई बात नहीं, उनको तो बस मत पढ़ाइए, ज्यादा अच्छा है और अच्छा है। मैंने कहा ना तुम लोग ठीक हो, सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करते हो, बायोलॉजी उठा करके पढ़िए बस। सर आपको भी जाना है क्या इधर? तो ह्यूमन बॉडी एक्सेप्शन है, क्यों? कारण है ब्लड, कारण क्या है? ब्लड है आपके अंदर, वो आप बायो में पढ़िएगा। इधर आ जाइए, आप किसी भी सिस्टम पे, यानी कहानी आपको क्या दिखी, आप सिस्टम से काम करा लीजिए या सिस्टम पे काम कर दीजिए, सिस्टम को हीट दे दीजिए या सिस्टम से हीट रिलीज करा दीजिए। आई बात समझ में? इन सब के कारण क्या चेंज होता है, उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी में चेंज आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो कहता है, एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट। सोचो कैसे भाई, सिस्टम और सराउंडिंग किसकी बात है, जितना सराउंडिंग यहां से एनर्जी सिस्टम को देगा तो उतनी तो ये एनर्जी लेगा, या ये जितनी एनर्जी इसको देगा सराउंडिंग को देगा ना, कुल मिला के कभी एनर्जी बन नहीं रही है, कि बन रही है, बन नहीं रही ना, बस सिस्टम से कहां जा रही है, सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम, यही तो हो रहा है ना। तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, बस वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। यही है आपका क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखो आपको मैंने कहा, अगर किसी भी सिस्टम का, पहले मान लेते इसकी इंटरनल एनर्जी थी U1, क्या थी, बाद में आपने इस पे काम कर दिया, ठीक, W, इसकी एनर्जी देखी गई, हो गई U2, इसके साथ काम के साथ थोड़ा हीट भी देख लिया गया, हीट का भी क्या किया, चेंज किया। निकलना और देना अलग बात है, हमने क्या बस चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक सिस्टम था, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी थी,
U1 थी, आपने इस पे क्या कर दिया, W काम कर दिया और साथ में Q क्या कर दिया, हीट सप्लाई कर दिया। सही। अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, U2। हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो जरा अगर हम बात करें इन दोनों का डिफरेंस निकालें, चेंज क्या निकालें, तो डेल्टा U होगा कि नहीं। चेंज कैसे लिखते थे, फाइनल माइनस, यही तो हमेशा लगता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी U2 माइनस U1 सही इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिर्फ दोनों के दोनों जो आप काम कर रहे हो वही तो चेंज आएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका Q और प्लस W, होगा कि नहीं। यानी कि जो आपका डेल्टा U है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा Q चेंज इन हीट, चेंज का मतलब है लेना देना दोनों हो जाता है, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, W चेंज इन वर्क, मतलब यह वर्क डन, प्लस माइनस W। प्लस माइनस हमने इसलिए लिखा है कि आपको देखना है कब काम हो रहा है और कब काम नहीं। तो ध्यान रखिएगा जब सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव क्या होगा, और जब सिस्टम पर काम होगा, इस बात